Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the Chartrier's principle. the Chatelier भी इसको कहते हैं, the Chartrier मुख्तलिफ प्रोनंसिएशंस है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया था। ये हमारा चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू है। एक एक लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। तो चलो आज का लेक्चर को शुरू कर देते हैं। द चैटलियर प्रिंसिपल। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री मीन्स इंट्रोडक्शन। ये एक फ्रेंच केमिस्ट भी था और इंजीनियर दोनों था। हेनरी ली चार्ट्रियर नाम था इसका, और 1884 में इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस प्रिंसिपल को। तो चलो इस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि if a stress is applied to a system at equilibrium, ये कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे एज टू नलीफाई मीन असर को कम करना या ख़त्म करना, एज फार एज पॉसिबल मीन पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। इसकी स्टेटमेंट कुछ ये बहुत इजी है। ये कह रहा है कि अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करें एक सिस्टम पे एट इक्विलिब्रियम, स्ट्रेस 3 किस्म का होगा। या किस तरह स्ट्रेस को हम अप्लाई कर सकते हैं, या कंसंट्रेशन में चेंज लाने से, या प्रेशर में, या टेम्परेचर में, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करें, द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, सिस्टम कोशिश करेगा कि वही इक्विलिब्रियम को वापस लाए या वही इक्विलिब्रियम को बर्दाश्त करे। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो ये इट शिफ्ट टू रेजिस्ट द डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस को रिजिस्ट करेगा। मीन ये उस चेंज को लाने नहीं देगा, कोशिश करेगा कि ये चेंज ना आ जाए, लेकिन कम्प्लीटली ये नहीं ख़त्म कर सकता। ये सिर्फ मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा इस चेंज को। मतलब मैं आपको अगर एक डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हमसे जब हम सालन बनाते और हमसे नमक ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें थोड़ा सा आलू डाल देते हैं ताकि उस नमक को एब्ज़ॉर्ब करे और टेस्ट नॉर्मल हो जाए। इसी तरह अगर आपने देखा होगा पार्क वगैरह में एक शीशा होता है, मतलब वो इस तरह का झूला होता है जिसमें इधर एक बंदा बैठता है, इधर भी बैठता है, दरमियान में बैलेंस होता है। अगर हम लोग इसको एक साइड से डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये एक वक्त आएगा कि दोबारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में खड़ा हो जाएगा। मतलब कि अपने स्टेबिलिटी को रिमेन सेम करेगा। तो इसी को हम लोग, ये इसी स्टेटमेंट है ली चार्ट्रियर प्रिंसिपल की। तो अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज मतलब कितने चीज़ों के ज़रिए आएगा। तो उसमें एक कंसंट्रेशन है, एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर है। इस लेक्चर को हम लोग 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ चेंज एंड कंसंट्रेशन करेंगे। तो उसके लिए एक रिएक्शन को कंसिडर करें कि ए बी रिएक्ट करते हैं और सी डी बनता है। लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट से और ये प्रोडक्ट है एट इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हमने पीछे पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इधर भी डिस्कस कर लेता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो अगर 2 कंडीशन है, अगर रिएक्टेंट इंक्रीज़ हो जाए और प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाए
तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरह होगा, हम लोग किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे इसको। हम लोग इस तरह करेंगे कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड, मतलब कि इस साइड पे शिफ्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट इज इंक्रीज, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया। तो जब ये कंडीशन हो तो इसके ज़रिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब राइट साइड पे आएगा। इसी तरह इसके ऑपोजिट वाइस वर्सा, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो जाए और प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। ये गलत लिखा है, लेफ़्ट है, लाइफ नहीं है, लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा। और जब लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ये है और ये कम है, तो रिएक्शन इस तरफ पे एक्स साइड पे आएगा ना। अगर इस साइड पे आएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चला जाएगा। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। ये बिस्मथ क्लोराइड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl बन जाता है। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि ये बिस्मथ क्लोराइड जो है ना, ये वाटर में सोल्यूबल है और ये कलरलेस भी है। और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो बन जाता है ये इनसोल्यूबल इन वाटर है, और जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये मिल्की कलर देता है, मतलब कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिल्कीनेस। तो जब हम लोग बिस्मथ क्लोराइड वाटर में डालते हैं तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। और मैंने ये कहा कि बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड मिल्कीनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वाटर मिल्कीनेस हो जाएगा। इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए समझ लेते हैं। चलो इस वीडियो के देख के ये बिस्मथ क्लोराइड डाला जा रहा है, देखे कलर मिल्की हो जा रहा है, तो ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन गया है। देखो तो ये आपने देख लिया, ये मिल्कीनेस बन गया है। तो ये बिस्मथ क्लोराइड बन गया। अच्छा, तो ये मिल्कीनेस बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम लोग वाटर डालेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम लोग एक सोल्यूशन में आप और वाटर डालें, ऊपर से इसमें वाटर ऐड करें, तो क्या इसकी वाइट कलर और भी ज़्यादा होगा या इसकी वाइट कलर और कम हो जाएगा? आपसे एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि इसकी वाइट कलर ख़त्म नहीं होगा बल्कि और भी ज़्यादा हो जाएगा। आम लाइफ में तो हम देखते हैं, अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध का कलर फीका पड़ जाता है, लेकिन इधर वो केस नहीं। अगर हम इसमें और पानी डालेंगे तो ये और भी मिल्कीनेस आ जाएगा, और भी मिल्की। क्यों हो जाएगा? इस रिएक्शन में देखो ये क्या है, अगर हम वाटर डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, और फॉरवर्ड में क्या बनता है? बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। तो इसी वजह से मिल्कीनेस ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें और वाटर डालेंगे तो ये मिल्कीनेस कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल, मतलब कि आप कंसिडर करो कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 बन जाता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मैं CO2 ऐड करूं और कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूं तो
इस रिएक्शन मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस पे असर करेगा इन दोनों में से, CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों में से किस चीज़ पे असर करेगा। अगर हम लोग इन दोनों में से एक चीज़ की, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि CO2 की अगर हम कंसंट्रेशन को ज़्यादा या कम करेंगे तो इस रिएक्शन पे असर करेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के ऐड करने से या निकालने से कोई असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है और CO2 गैस फॉर्म में है। और आपको पता है कि हम लोग, अगर पता नहीं भी है तो ये जान लें कि Kc में हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ गैसियस स्टेट चेंज होता है, सॉलिड स्टेट चेंज नहीं होता। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर CO2 हम इसमें ऐड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, CO2 ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगा तो डायरेक्शन रिवर्स साइड पे जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हो गया, आज हमने एक पार्ट पढ़ा ली चार्टर प्रिंसिपल में से कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन Kc इज़ रिमेन कांस्टेंट बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। Kc चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन को ज़्यादा या कम करने से। तो फिर क्या चेंज होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।